हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की सीरीज में पिछली क्लास तक हम लोग अनुच्छेद 96 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 97 शुरू करेंगे और अनुच्छेद 97 से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 97 से शुरू करेंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी संविधान की सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा का पूरा संवैधानिक इतिहास से लेकर कैसे कैसे संविधान बना और उसके बाद एक एक अनुच्छेद वाइज जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पूरे का पूरा जो है पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 97 से। अनुच्छेद 97 से शुरू करने से पहले जो है बात कर लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं संसद। और ये जो संसद है वह भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। हम लोग पढ़ रहे हैं संसद, हम लोग पढ़ रहे हैं संसद। और हम लोग जानते हैं संसद के बारे में जो प्रावधान किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। और इसी अनुच्छेद 179 से लेकर 122 तक के एक एक अनुच्छेद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस संसद के दो सदन होते हैं जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा ध्यान से समझिएगा। ये संसद है जो समूचे देश के लिए नियम और कानून बनाने का काम करती है। और इस संसद के दो सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। और इस सदन में कुछ सदस्य होते हैं जो वास्तव में नियम और कानून बनाने का कार्य करते हैं। वैसे देखा जाए तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय की बात किया जाए तो इसमें 245 सदस्य हैं। और इसमें वर्तमान समय की बात किया जाए तो इसमें 545 सदस्य हैं। आंग्ल भारतीयों के लिए वर्तमान में क्या प्रावधान है, ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये सदस्य तो होते ही हैं लेकिन इनके कुछ अधिकारी भी होते हैं। ये चीज़ हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। जैसे राज्यसभा के बारे में बात किया जाए तो इसके दो अधिकारी होते हैं जिन्हें सभापति और उपसभापति कहा जाता है। सभापति और उपसभापति कहा जाता है। इसी प्रकार लोकसभा के भी अधिकारी होते हैं जिन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है। इन सभी के बारे में पिछली क्लास तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनकी कैसे कैसे नियुक्ति होती है, कैसे कैसे हटाया जाता है और इनके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह है इनके बारे में जो अनुच्छेद 96 तक कहा गया है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस संसद के बारे में या इन सदनों के सदस्यों के बारे में या इन सदनों के अधिकारियों के बारे में आगे क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 97 से। अनुच्छेद 97 में है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसका मतलब ये है कि ये जो सभापति हैं, ये जो उपसभापति हैं, ये जो अध्यक्ष हैं और ये जो उपाध्यक्ष हैं, इनके वेतन और भत्तों के बारे में अनुच्छेद 97 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब क्या प्रावधान किया गया है ये समझिएगा। ये कहा गया है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार दिया जाएगा। इसका मतलब ये है इन्हें वो समस्त वेतन और भत्ते दिया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में इनके लिए प्रावधान किया गया है। और समय समय पर संसद द्वारा इनके वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाएगा या निर्धारित किया जाएगा। एक लाइन में हम लोग क्या कहेंगे, एक लाइन में कह सकते हैं सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए पद के अनुसार प्राप्त होगा, जिन्हें समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए तो ये जो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की संचित निधियाँ होती हैं। एक भारत सरकार की अलग संचित निधि होती है, एक राज्य सरकार की अलग संचित निधि होती है। तो इन्हें जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हमारी संसद जो है वह सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्तों के साथ साथ जो है पेंशन इत्यादि भी देने का प्रावधान जो है कर चुकी है। कहने का मतलब है इन्हें वेतन और भत्तों के साथ साथ पेंशन भी प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारे संविधान में नहीं कहा गया कि इन्हें पेंशन दिया जाएगा। तो बात ये आती है कि किस कानून के आधार पर इन लोगों को पेंशन दिया जाता है, तो वह कानून है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954। यह हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1954 के अधिनियम के आधार पर इनके पेंशन, इनके वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा अनुच्छेद 97 कि इनके वेतन और भत्तों के बारे में क्या क्या प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय। क्या है? संसद के सचिवालय। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? यह है संसद, और संसद के दो सदन होते हैं। तो अनुच्छेद 98 में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग सचिवालय होंगे। सचिवालय का पहले मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कोई लेखा जोखा का काम होता है, एक मुंशी का काम होता है। अब मान लीजिए इसमें 245 सदस्य हैं, इसमें 545 सदस्य हैं। इसके जो सभापति एक रहेंगे, एक उपसभापति रहेंगे। अब मान लीजिए 545 सदस्यों को कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी दस्तावेज देना होता है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि इन्हीं के पास आए। तो इनके लिए एक सचिवालय बनाया जाता है, एक स्टाफ बनाया जाता है कि आप जो भी बात कहना चाहो, आप जो है अपना पत्र जो है उस सचिवालय में दे सकते हो। ठीक है, या कोई आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट जो आती है वह भी सचिवालय में दे दिया जाएगा, सचिवालय के माध्यम से इनको मिल जाएगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 98 में संसद के दोनों सदनों के अलग अलग एक एक सचिवालय होंगे, और इनके कुछ पद एक समान भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोनों के अलग अलग सचिवालय तो होंगे, लेकिन दोनों में कुछ पद समान भी हो सकते हैं। और जो पद समान होंगे उनके लिए नियम और कानून जो बनाया जाएगा वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन जो इसके लिए सचिवालय होगा, जो उसका मुखिया होगा, उसे महासचिव कहा जाएगा। और उस महासचिव की नियुक्ति जो है उस सदन के अध्यक्ष अर्थात राज्यसभा की स्थिति में सभापति और लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक बार में फिर से समझिए, कहा गया है संसद के दोनों सदनों के अलग अलग सचिवालय होंगे। इनके कुछ पद एक समान भी हो सकते हैं, और ऐसे पद जो एक समान होंगे उनके लिए क्या भर्ती होगी, कैसी प्रक्रिया होगी, क्या क्या शर्तें होंगी, ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और इस सचिवालय का जो प्रमुख होगा उसे महासचिव कहा जाएगा, जिसकी नियुक्ति उस सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 98। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 99 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 99 में कहा गया है संसद सदस्यों द्वारा शपथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये पूरे के पूरे संसद के सदस्यों के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के सदस्य हों, इनके शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। और सीधा सीधा कहा गया है संसद के समस्त सदस्य अपनी नियुक्ति या निर्वाचन के बाद तथा पद ग्रहण करने से पूर्व, कहने का मतलब ये है संसद के सभी सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति,
या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं ये जो शपथ लेगा वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। और इनके बारे में नहीं, ये समूचे के समूचे के बारे में बात किया गया है। और हम लोग देख चुके हैं कि ये तो इसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये इसी का सदस्य होता है, ये भी इसका सदस्य होता है, ये भी इसका सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन ये भी इसी के समस्त सदस्य लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। समूचे के समूचे सदस्य जो है इसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 99। अब बात करते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में है सदनों में मतदान एवं गणपूर्ति। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गणपूर्ति को ही कहा जाता है कभी कभी कोरम की व्यवस्था। क्या कहा जाता है? कोरम। कोरम वैसे अंग्रेजी शब्द है, गणपूर्ति जो है हिंदी शब्द है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 100 का अब देखिए, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। अब राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ये जरूरी तो है नहीं कि जब भी कोई कानून बने, जब भी किसी भी प्रकार की बैठक हो तो सभी के सभी सदस्य उपस्थित हों। ये जरूरी तो है नहीं कि जब भी इस सदन की बैठक हो 245 के 245 सदस्य उपस्थित ही हों। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि यदि इस सदन के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इस सदन के या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपस्थित नहीं हैं, फिर भी उस सदन की बैठक होगी। तब बात ये आती है कि क्या 10 लोग रहेंगे फिर भी बैठक होगी? तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है कि नहीं, इसके लिए 10% का सिद्धांत दिया गया है कि जिस भी सदन की बैठक करना है उसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम उस सदन के कुल सदस्यों का 10% लोग उसमें उपस्थित हों। यदि 10% लोग भी उपस्थित नहीं हैं तब जो है राज्यसभा की स्थिति में सभापति और लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। एक बार में फिर से समझूं, कहने का मतलब ये है राज्यसभा की स्थिति में जरूरी ये नहीं है कि 245 के 245 सदस्य हों, हमेशा उपस्थित हों हर एक बैठक में। और इसमें जरूरी नहीं है कि लोकसभा के सभी सदस्य किसी बैठक में भाग ले। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि यदि सभी सदस्य नहीं आते हैं फिर भी संसद के सदनों की बैठक होगी, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम उस सदन के 10% लोग जो है उपस्थित हों। इसका मतलब ये है लोकसभा की स्थिति में बात किया जाए तो 245 के लगभग 10% आ जाएगा, 45 कितना आ जाएगा? 245 का आप 10% निकालोगे, कितना गया? ये 24.5। कम से कम इसका मतलब यह है कि कम से कम अगर 25 सदस्य इसमें हैं तब राज्यसभा की बैठक हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में कम से कम अगर इसका 10% निकालोगे तो कम से कम का मतलब यह है कि लगभग 55%। तो अगर लोकसभा की स्थिति में 55 सदस्य और राज्यसभा की स्थिति में 25 सदस्य आ जाते हैं तब इसके सदनों की कार्यवाही होगी। और यदि इतने सदस्य भी नहीं आते हैं तब राज्यसभा की स्थिति में सभापति और लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि कम से कम इतने सदस्य ना हो जाएं, ठीक है। और आगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 100 में ही ये प्रावधान किया गया है कि ये जो 10% का सिद्धांत लिया जा रहा है, ये जो 10% का सिद्धांत लिया जा रहा है उसमें सभापति या अध्यक्ष को नहीं शामिल किया जाएगा। सीधा सीधा कहा गया है कि हमारे संविधान के जितने भी विधेयक हैं वह उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है, जिसमें सभापति या अध्यक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा।
सभापति या अध्यक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। और उपस्थित सदस्यों के बहुमत का मतलब ये है कि कोई विधेयक लाया गया और 25 लोग हैं, 13 लोग कहें होना चाहिए, 12 लोग कहें नहीं होना चाहिए और 13 लोग कहें होना चाहिए, तब 13 लोग अगर कहते हैं होना चाहिए तो वह विधेयक पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह हो गया अनुच्छेद 100। थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 10% का सिद्धांत है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसके 2 वर्ष बाद जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से पुनः शामिल कर लिया गया। 44वें संविधान 42वें के माध्यम से कहा गया कि अगर 10% लोग भी नहीं उपस्थित हैं फिर भी सदनों की बैठक होगी। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, कम से कम 10% लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। ध्यान से समझिएगा, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ये जो 245 और 545 सदस्य आते हैं यह भी कहीं ना कहीं भारत के राज्य क्षेत्र से ही आते हैं। इनका भी अपना अपना कोई ना कोई क्षेत्र होता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 101 ये बताता है कि किन किन स्थितियों में इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है या ये लोग जिस क्षेत्र से आए हैं उसका स्थान रिक्त हो सकता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 101 में क्या प्रावधान किया गया है, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 101 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, कोई एक ही व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो इसके संदर्भ में संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसके संदर्भ में संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा कि उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं की जाए। तो संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसे कहा जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह 10 दिनों के अंदर अंदर किसी एक सदन की सदस्यता समाप्त कर दे। यदि 10 दिन के अंदर अंदर वह किसी भी सदन की सदस्यता नहीं समाप्त करता है तो उसके राज्यसभा की सदस्यता जो होगी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि मान लीजिए संसद का कोई सदस्य एक ही सदन के 2 स्थानों से चुन लिया जाता है, तब जो है वह 10 दिनों के अंदर अंदर किसी भी सदन से अपना त्यागपत्र दे दे। यदि 10 दिनों तक वह एक भी स्थान से अपना त्यागपत्र नहीं देता है तब उसके दोनों पद रिक्त हो जाएंगे। क्या होंगे? दोनों पद रिक्त हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों सदनों की लेता है तो उसे एक पद से रिक्ति देना पड़ेगा, तब दूसरे सदन की बनी रहेगी, और नहीं भी देता है तो उसके राज्यसभा की समाप्त होगी। लेकिन अगर एक ही सदन से 2 स्थानों से चुन लिया जाता है तब अगर वह अपने एक स्थान से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसका दोनों पद समाप्त हो जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का एक साथ सदस्य चुन लिया जाता है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि वह 14 दिन के अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 दिन के अंदर अंदर किसी एक पद से अपना इस्तीफा दे दे। यदि वह इस्तीफा नहीं देता है तो उसके संसद के सदन वाली सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 101 में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 101 में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, तो वो सारे के सारे प्रावधान हमें नहीं समझना है, बस हमें ये समझना है, ध्यान दीजिएगा, कि संसद का कोई भी सदस्य एक साथ संसद के दोनों सदनों की सदस्यता नहीं ले सकता है, बस। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सदस्यता लेता है तो उसके जो उच्च सदस्यता होगी वह समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा लोकसभा की लेता है तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, तो राज्यसभा वाली समाप्त होगी। अगर 2 सीटों पर यहीं पर सदस्यता लेता है तो उसकी दोनों समाप्त हो जाएगी। एक राज्य की सदस्यता ले लेता है, एक संघ की लेता है तो संघ वाली चली जाएगी, राज्य वाली बची रहेगी। ठीक है, ये है। साथ ही साथ एक चीज़ और कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 102 में है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। इसी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 102 के आधार पर संसद को अयोग्य पाया जाता है तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे संविधान का अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछे नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि संसद का कोई भी सदस्य एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 102 में है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 84, और अनुच्छेद 84 में हम लोगों ने देखा था कि संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 में यह बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास क्या क्या अयोग्यताएं होंगी तो वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर बताया है क्या क्या योग्यताएं होगी तो हो सकता है, और यहाँ पर बताया है कि क्या क्या अयोग्यताएं होंगी तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 102 को। अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। और कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति लाभ का पद धारण कर लेता है तो वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आगे कहा गया है कि संसद का कोई भी व्यक्ति यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो फिर भी वह संसद के सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है, यदि संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिसको संसद के सदस्य पूरा नहीं करते हैं फिर भी उनकी सदस्यता जा सकती है। जैसे संसद द्वारा बनाया गया है दल बदल कानून, दल बदल कानून। इसका मतलब ये है दल बदल कानून के आधार पर भी किसी व्यक्ति की सदस्यता या किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। और कानून बनाया गया है 1951 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है। इसके आधार पर भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 साल के लिए कोई आपराधिक कार्य में संलिप्त पाया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं, बस इसमें ये देखिएगा दल बदल का प्रावधान है और किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 102 में है। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 103। इधर ज़्यादा कुछ एग्जाम में सवाल पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को जानना नहीं है। जहाँ से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ हम आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ से बहुत ही कम रेयर केस में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं। तो जितना आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है उतना हम पूरा का पूरा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103 से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हम ये बता रहे हैं आपको। अनुच्छेद 3 में है अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय। अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 102 के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अब बात यह आती है कि अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेगा कि वास्तव में यह व्यक्ति अयोग्य है कि नहीं है।
तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में दिए गए अयोग्यताओं के आधार पर अयोग्य है कि नहीं है, इसका निर्धारण जो किया जाएगा यह किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब राष्ट्रपति यह निर्णय लेगा कि वास्तव में व्यक्ति अयोग्य है कि नहीं है, और राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा वह निर्वाचन आयोग के सलाह के आधार पर लेगा। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अयोग्यता के आधार पर निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि अयोग्यता का आधार दल बदल बताया गया है, क्या बताया गया है? दल बदल बताया गया है, तब देखा जाएगा कि वास्तव में दल बदल का कानून कहाँ पर आया है। अगर राज्यसभा की स्थिति में आया है तो राज्यसभा का सभापति निर्णय लेगा, और यदि लोकसभा में आया है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। लेकिन यह भी जो निर्णय लेगा वह निर्वाचन आयोग के सलाह के आधार पर लेगा। एक लाइन में समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अयोग्यता दिया गया है अयोग्य है कि नहीं है, ये निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति निर्णय जो है निर्वाचन आयोग के सलाह पर लेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो दल बदल के आधार पर निर्णय जो है राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा सभापति और लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा, और ये भी जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्वाचन आयोग के सलाह पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका निर्णय जो होगा वह निर्णय अंतिम होगा। लेकिन अगर सभापति या अध्यक्ष द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो इसके निर्णय को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 103। अब देखते हैं अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 में सीधा सीधा हम लिख दिए हैं 500 रुपये जुर्माना। ध्यान से समझिएगा, हमारे संविधान में सीधा सीधा प्रावधान किया गया है, ये जो 545 सदस्य हैं, 245 है, ये 545 हैं, ये जब सदस्य चुने जाएंगे तो जब तक शपथ नहीं ग्रहण करेंगे तब तक अपना पद ग्रहण नहीं करेंगे, ना तो मतदान करेंगे, ना तो विचार विमर्श करेंगे, ना तो बैठक में भाग लेंगे। लेकिन अगर ये लोग बिना शपथ ग्रहण किए या अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भी संसद की बैठक में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये है अनुच्छेद 104। अब देखते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस इतना भी याद रहेगा कि अनुच्छेद 105 में संसद को विशेषाधिकार दिया गया है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब अनुच्छेद 14 पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि वास्तव में कानून सभी लोगों के लिए बराबर होता है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि इसके कुछ अपवाद हैं। उसमें से ये भी बताया था कि एक अपवाद जो है वह अनुच्छेद 105 है, जिसमें संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है, संसद में किए गए किसी कार्य, संसद के आंतरिक भाग में मतलब राज्यसभा या लोकसभा में किए गए किसी कार्य या बोले गए किसी शब्द के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस मामले में न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसके द्वारा जो सज़ा दिया जाएगा वह सदन के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि ये जो संसद के सत्र चल रहे हों तो सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य की सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन आपराधिक मामले में भी जब गिरफ्तारी की जाएगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति ले लिया जाए। ठीक है, ये हो गया। और भी ध्यान दीजिएगा, आगे प्रावधान किया गया है कि संसद के सदनों को अपनी कार्यवाहियों को अपनी इच्छानुसार प्रकाशित करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि इन्हें कब प्रकाशित करना है कि नहीं करना है, ये संसद के सदन निर्धारित करेंगे। साथ ही साथ इस सदन के बगल बगल जो दर्शक दीर्घा होते हैं, सदन को यह अधिकार है कि दर्शक दीर्घा से व्यक्तियों को किसी भी समय जो है बाहर किया जा सकता है।
कहने का मतलब अगर गुप्त मतदान करना है, गुप्त बैठकें करनी है, तो दर्शक दीर्घा से व्यक्तियों को बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संविधान का अनुच्छेद 105। अब देखते हैं अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 97 में वेतन और भत्ते, अब है अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते। अनुच्छेद जो 97 में हम लोगों ने पढ़ा था वह सिर्फ पढ़ा था सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, लेकिन जो अनुच्छेद 106 में है वह राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए है 245, और ये जो लोकसभा के हैं 545, इन सभी सदस्यों के लिए है। ठीक है, और इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि संसद सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वास्तव में इन्हें क्या वेतन और भत्ता मिलना चाहिए, ये वास्तव में इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि संसद में तो यही लोग बैठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो संसद सदस्यों के लिए हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जिस अधिनियम के माध्यम से सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया, उसी अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी पेंशन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो यह हो गया हम लोगों का पूरा अनुच्छेद 97 से लेकर अनुच्छेद 106 तक के पूरे प्रावधान। हालांकि यहाँ से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सीधा यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रतिशत का सिद्धांत है, तो सीधे 10% का सिद्धांत है, इतना याद रखिएगा बस। किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति की। चलिए हम वैसे मौखिक सवाल पूछ लेते हैं, अगर आप इसके उत्तर आपके पास हैं तब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से प्रश्न कर लेंगे। संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, किसी भी सदन की बैठक के लिए कम से कम कितने प्रतिशत लोग की अनिवार्यता अनिवार्य है, कम से कम कितने प्रतिशत लोग होने जरूरी हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरे नंबर पर सभापति या उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वह किस संचित निधि से दिया जाता है, ये तीसरा प्रश्न बन सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है, अयोग्यता के आधार पर निर्णय कौन लेता है, तो अगर सिर्फ अयोग्यता तब राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के सलाह पर। यदि ये कहा जाए, और नया प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यदि दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है तब निर्णय कौन लेगा। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। संसद सदस्यों के लिए वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। संसद को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये पूरे के पूरे जो है अनुच्छेद 97 से लेकर 106 तक के अनुच्छेदों में इतने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समाप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह अनुच्छेद 107 से रहेगा। उसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया ये बताई जाएगी कि भारत में कैसे कानून बनाए जाते हैं, तो वो वाला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसमें काफ़ी डिटेल में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या प्रक्रिया है जिससे भारत के कानून को बनाया जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।